हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज हम लोग का जो सेशन है उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1 को, जो एसके बुक्स आती है जिसके राइटर है राम सिंह यादव। उसकी बुक की मतलब उनकी जो बुक है प्रैक्टिस सेट की, जिसमें कि 50 प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो उनमें से हम लोग डे बाय डे करके 1-1 करके सेट को हम लोग 50 सेट को पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसे क्या होगा, ऐसे आप लोगों को पैटर्न मालूम चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि ये जितने भी प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठा के उसी पैटर्न पे बनाया गया है ये इन प्रैक्टिस सेट को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को उसी को कवर करना है और अपने तैयारी को पुख्ता करना है। तो आप लोग इसको बहुत ही इसको हल्के में न लें और अच्छे से इसका प्रिपरेशन करें, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जॉब लेना है, कोई मजाक तो करनी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास नहीं पूरा टोटली याद हो जाए, और ऐसे करना ही चाहिए, क्योंकि जो जीके होता है उसको सुन के ही याद किया जाता है। ज़्यादातर चीज़ें जो जीके की हो गई, साइंस की हो गई, रीजनिंग की हो गई, उसको देखने से और प्रैक्टिस करने से, और मैथ्स में वही बात है, उसमें भी देखने और प्रैक्टिस करने से ही वो आती है। ओके, तो ऐसे हम लोग को करना है कि अगर आप सभी को 2-2 बार वीडियो को देखना है या 3-3 बार देखना है, लेकिन क्या करना है, उसको पूरे कंप्लीटली रूप से पूरे एक सेट को कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेट को, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 है। और इसमें जो 4 पार्ट है, जिसमें कि फर्स्ट में हमारा क्या है, जीके है, सेकंड में जीएस है, थर्ड में मैथ है और फोर्थ में रीजनिंग है। तो इन चारों को हम लोग को अभी कवर करना है, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग सबको कवर करेंगे 1-1 करके। तो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने जीके को लिया हुआ है। तो जीके में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑस्कर पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड्स आर अवार्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिनेमा, यानी फिल्म। ये मूवी के क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में ये दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। ओके, तो ऑस्कर हो गया सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार। जो नेक्स्ट है वो है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे। तो यहाँ पे जो है, हु अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग वाज नेवर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे। तो इनमें से कौन हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा हमारा श्री कमलनाथ। जो श्री कमलनाथ थे, ये आज तक कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे हैं इंडिया के वित्त मंत्री, ये श्री कमलनाथ कभी अभी तक नहीं रहे हैं। जो नेक्स्ट है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। इंडिया गेट इज लोकेटेड इन, इंडिया गेट जो है वो किस शहर में स्थित है। तो ये स्थित है हमारी दिल्ली में। ओके, ये स्थित है दिल्ली में, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। जो नेक्स्ट है, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो स्पोर्ट्स पर्सन जीव मिल्खा सिंह इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट डिसिप्लिन। तो ये संबंधित है गोल्फ से। जो खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह है ये संबंधित है गोल्फ के खेल से। ओके, तो यहाँ पे जो हो गया, ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है। जो भारत के वित्त मंत्री अभी तक नहीं बने हुए हैं वो है श्री कमलनाथ। इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है। खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। डैश भाषा केरल में बोली जाती है। डैश लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरला। तो यहाँ पे केरला की जो लैंग्वेज है वो हो जाएगी मलयालम। मलयालम जो है वो केरला की लैंग्वेज है। तो मलयालम क्या है, मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन डैश में किया जाएगा। 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड एट। ठीक है, तो 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन ये जो किया जाएगा ये पेरिस में किया जाएगा, जो कि फ्रांस में है। फ्रांस की कैपिटल है, फ्रांस की राजधानी का है, पेरिस में है। वैसे ही बीजिंग क्या है, ये चीन की राजधानी है। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी, टोक्यो हो जाएगी। मॉस्को कहाँ की राजधानी है, ये है रूस की राजधानी। ओके,
तो यहाँ पे जो 2024 ओलंपिक खेल का जो आयोजन होने वाला है वो फ्रांस के पेरिस में होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो यहाँ पे किसका जो मतलब उच्चतम साक्षरता दर किसकी है इंडिया में? तो इंडिया में अगर उच्चतम साक्षरता दर की बात करें तो वो है केरला की। केरल जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा साक्षरता परसेंटेज वाला राज्य केरल है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो इंडिया में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो कौन सा है। कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग अगर सर्च करोगे तो आपको याद हो जाएगा, इसी टाइम याद हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला जिला है वो केरल है और सबसे कम साक्षरता वाला कौन है। तो आप लोग ये सर्च करके या आपको याद हो तो कमेंट कीजिए। जो नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है? हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया? तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ओके, तो यहाँ पे केरल में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मलयालम है। 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस में होगा, जो कि फ्रांस में है। भारत में जो कि उच्चतम साक्षरता वाला राज्य है वो है केरल। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च अगर सेनापति या सर्वोच्च कमांडर की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? तो वो कौन हो जाएंगे? वो है राकेश शर्मा। जो राकेश शर्मा है वो प्रथम भारतीय है जो अंतरिक्ष में गए थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो वो हो जाएंगे अमित शाह। जो अमित शाह है वो भारत के अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन वो है अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक? तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? ये हो जाएगी नर्मदा नदी। तो जो नर्मदा नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? विच लाइन डिवाइड्स इंडिया एंड चाइना? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो सीमा रेखा है वो भारत और चीन का जो बॉर्डर है उसको डिवाइड करती है। तो वो हो जाएगा मैकमोहन लाइन। जो मैकमोहन लाइन है वो भारत और चीन दोनों के सीमा रेखा को विभाजित करती है। और साथ में अगर देखें यहाँ पे डुरंड लाइन की तो ये किसके किसके बीच है? ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। डुरंड लाइन जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। जो नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच बराबर कुछ मतलब खटपट चलती रहती है, तो ऐसे मतलब रेड जोन बना रहता है। तो वैसे हम लोग याद कर लेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। और ऐसे बात करें तो इसका जो नामकरण है वो रेड क्लिफ नामक कोई भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने किया हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया रेड क्लिफ लाइन। जो नेक्स्ट है वो है भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। जो वल्लभ भाई पटेल हैं वो वो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, गृह मंत्री जो प्रेजेंट में अभी हैं वो हो गए अमित शाह, अमरकंटक से जो नदी निकलती है वो हो गई नर्मदा नदी, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन लाइन, और जो नेक्स्ट है लौह पुरुष, जो भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं वो हो गए वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड इन। तो ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये लोकेटेड है कोलकाता में।
कोलकाता में ये लोकेटेड है। ओके, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? डैश इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करता है? तो वो हो जाएगा असम राज्य। जो असम राज्य है जिसकी राजधानी दिसपुर है, उसमें वहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा जो ये है जो जीके का यानी जनरल नॉलेज का जो कि पार्ट 1 था वो अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि नेक्स्ट पार्ट में है, वो है जीएस का यानी सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। तो जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है यहाँ पे जो 16 नंबर से शुरू हो रहा है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू व्हाट डिग्री सेल्सियस? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो ये हो जाएगा 0 यानी 0। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 32 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हड्डी मानव की टांग में पाई जाती है? डैश बोन इज फाउंड इन ह्यूमन लेग। तो ये कौन सी हड्डी है जो कि मानव के टांग में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है फीमर। जो फीमर हड्डी है वो मानव के टांग में पाई जाती है। और ये जो हड्डी है फीमर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ओके, तो मैंने मनुष्यों के शरीर के इम्पोर्टेंट कुछ जो फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। आप लोग उस वीडियो को जाके सर्च कीजिए और वहाँ से देखिए। आप लोग सिर्फ लिख दीजिएगा एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस, उसके बाद आप लोग वीडियोज़ में जाइएगा। वहाँ पे जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, स्पेशली आप लोग वहाँ पे जो जितने भी मेरी ट्रिक्स की वीडियो है वो सब आप लोग देखिए। वो सब आप लोग के लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि विषाणुओं से ट्रिक होने वाले जो रोग हैं उनकी ट्रिक, जो बहुत सारे जो वैज्ञानिक उपकरण है उसके बारे में भी मैंने ट्रिक्स बना रखे हैं। फिर से मंदिरों के बारे में जो मैंने ट्रिक्स बनाए हैं वो भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। और जो ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैंने उसको भी बना रखा है। फिर से धातुओं के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो उन सारे को आप लोग जाके देखिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो फीमर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। यानी फीमर हड्डी जो कि मानव की टांग में पाई जाती है, यानी वो जांघ में स्पेशली पाई जाती है। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पत्तियां डैश के कारण हरी होती हैं? लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश इन प्लांट्स। तो ये किसके कारण होती है? ये होती है हरित लवक के कारण, यानी क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण। क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? विच ऑफ द दिस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये कौन सा है? इसमें से कोयला तो ये तो समाप्त होने वाला है। पेट्रोलियम ये भी समाप्त होने वाला है, ये जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है। वैसे अगर बात करें प्राकृतिक गैस की, नेचुरल गैस की, ये भी जीवाश्म ईंधन है। ये भी कहाँ से निकलता है? पेट्रोलियम, और जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है वहीं से हम लोग प्राकृतिक गैस को भी निकालते हैं। ओके, तो जो हवा है इसमें से यही जो एक स्रोत है जो कि अक्षय है, जो कि रीन्यूएबल है। तो हवा क्या हो जाएगा? हवा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। तो यहाँ पे जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये कोलकाता में सिचुएटेड है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो हो जाएगा असम। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। जो फीमर है वो फीमर हड्डी जो है वो मानव की टांग में पाई जाती है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो कान में पाई जाती है, जिसको स्टेपिस बोलते हैं। वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है हरित लवक यानी क्लोरोफिल के कारण। वैसे अगर बात करें कि ऊर्जा का अक्षय स्रोत, तो इसमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हवा हो जाएगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मछलियां डैश के कारण श्वसन करती हैं? फिश ब्रेथ थ्रू। तो ये किसके द्वारा श्वसन करती हैं? ये श्वसन करती है गलफड़े के द्वारा, यानी गिल्स के थ्रू ये श्वसन करती हैं। ओके,
यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ओके। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा? What will happen to the weight of a man on moon? तो यहाँ पे चंद्रमा पर जब एक पर्सन जाएगा तो वहाँ पे उसके वेट पे, उसके भार पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वही हमको देखना है। तो यहाँ पे दे रखा है बढ़ेगा यानी इंक्रीज करेगा, या घटेगा या घटेगा यानी डिक्रीज करेगा, या वही रहेगा यानी रिमेन सेम रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। ओके। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे घटेगा। जो चंद्रमा पर कोई व्यक्ति जब चला जाएगा वहां पे तो उसका वेट जो होगा, उसका जो भार होगा वो घट जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के अकॉर्डिंग, पृथ्वी की तुलना में वहां पे जो ग्रेविटेशन होता है वो 1/6 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा वहां पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो 1/6 होता है, इसीलिए यहाँ वहां पे जो हमारा भार होगा क्या होगा, वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का सांकेतिक नाम यानी सिंबल ऑफ आयरन, ये क्या होता है? तो लोहे को हम लोग क्या कैसे लिखते हैं? ऐसे Fe करके लिखते हैं, यानी फेरस। ओके। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा इसका फेरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होती है। समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब होगी, यानी मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑब्जर्व एट सी लेवल as the height increases the atmospheric pressure is, यानी जैसे ही इसके हाइट को बढ़ाया जाएगा, सी लेवल से ऊपर किया जाएगा, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर वो होगा कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मछलियां गलफड़े यानी गिल से सांस लेती हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। और चंद्रमा पर जो है एक व्यक्ति का भार क्या होगा? घट जाएगा। लोहे का सांकेतिक नाम क्या है? Fe होता है। और समुद्र की जो सतह है उसे वायुमंडलीय दाब क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय जो दाब है वो क्या होगी? कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विद्युत का सुचालक है। डैश इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से कौन सा है जो कि विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पे कांच तो होगा नहीं, ये होगा ही नहीं, कागज भी नहीं होगा, यहाँ पे रबड़ भी नहीं होगा, तो बचा कौन? तांबा। तांबा जो है ये विद्युत का सुचालक है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व डैश हो जाता है। When the metal is heated, its density, जब उसको हीट किया जाता है तो उसके डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो डेंसिटी है वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके। जब धातु को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका जो डेंसिटी है वो घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि वो पिघल जाता है, तो पिघल जाता है तो वो पतला हो जाता है। ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर की उत्पत्ति डैश से होती है। रबर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो ये किससे उत्पत्ति होती है रबर की? तो रबर का एक पेड़ होता है, तो पेड़ से रबर की उत्पत्ति होती है। ओके। ट्री से रबर की उत्पत्ति होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपास की सुई सदैव डैश की दिशा दर्शाती है। नीडल ऑन अ कंपास ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द डैश डायरेक्शन। तो ये किस डायरेक्शन को हमेशा सूचित करता है? तो ये हमेशा सूचित करता है उत्तर दिशा को, नॉर्थ डायरेक्शन को ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है। ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पेनिसिलिन की खोज डैश ने की थी। डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, किसने किया था? डैश डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो इसकी खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। जो पेनिसिलिन जो टीका है उसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, जो कि क्या है? चेचक का टीका है। ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल?
तो ये जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का अयस्क है, जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ओके, तो ये रहे हमारे जीएस के क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग चलेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चंस को। तो मैथ्स का जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें जो 12 3 माइनस 6 में इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें अगला पद यानी नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे जो ये दे रखा है ये है एपी में, यानी ये है समानांतर श्रेणी में। ओके, ये है समानांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि निकालते हैं, तो इसमें ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 12 और डी निकालना है। तो हम लोग डी कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 को माइनस करके निकालते हैं। तो a2 माइनस a1 हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ये हमारे पास a1 दे रखा है, a2 कितना है हमारे पास, a2 दे रखा है यहाँ पे 3। ओके, तो जब हम लोग a2 में से 83 को घटाएंगे, a2 है 3 और a1 है 12, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -9। जो हमारा d है वो -9 आ चुका है। तो हम लोग को जब नेक्स्ट टर्म लिखना होता है तो हम लोग नेक्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं, जो नेक्स्ट टर्म हम लोग लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं ऐसे, a प्लस डी करके हम लोग नेक्स्ट टर्म को लिखते हैं। यानी जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा a1 प्लस डी, a2 प्लस डी, a3 प्लस डी। तो हम लोग को अभी कौन सा पद निकालना है, हम लोग को चौथा निकालना है, यानी a3 प्लस डी हम लोग को करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा करना पड़ेगा, a3 प्लस डी। तो a3 हमारा कितना है, a3 दे रखा है -6 और d हमारे पास कितना आ रखा है, -9। ओके, -6 यहाँ पे दे रखा है हमारा जो a3 है। और a4 चूंकि हम लोग को निकालना है जो कि नेक्स्ट टर्म है, तो a4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, a3 प्लस डी को करेंगे। तो a3 -6 हो गया और प्लस, और d जो है वो -9 हो गया। तो हम लोग जब यहाँ से करेंगे इसको, तो ये तो माइनस हो गया, प्लस माइनस मिलके -9, यानी 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया। यानी यहाँ से -15 जो कि हमारा आंसर आ चुका है, ये है a4, यही इसका आंसर होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 2 taps can fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively. Find out the time taken to fill the tank when both taps are turned on simultaneously. ओके, जब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो ये कितना समय लगेगा उस टैंक को भरने के लिए, वो जो खाली टैंक है उसको भरने में कितना समय लगेगा, इस यही हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए सिंपली एक फॉर्मूला होता है, जब हम लोग को ऐसा निकालना होता है तो ये सिंपली फॉर्मूला होता है x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये x इक्वल टू हम लोग क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, y इक्वल टू 15, और जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 10 प्लस 15 यानी ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो 10 गुना 15 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ से 5 से काटा 5 बार में, यहाँ से 5 से 2 बार में, यानी 5 यहीं 15 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 6, यानी 6 घंटा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग दूसरे मेथड से इसको करना चाहें तो हम लोग एक और मेथड से इसको कर सकते हैं। जैसे कि जो ए नल है, मान लीजिए जो ए नल है वो कितना में भरता है, 10 घंटे में भरता है, और जो बी नल है ये कितना में भर रहा है, ये भर रहा है 15 घंटे में। दोनों की अगर हम लोग बात करें तो दोनों मिल के कितने, मतलब ये जो काम करते हैं वो कितने काम करते हैं, टोटल ये कितने काम करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये दोनों का एलसीएम करना पड़ेगा। 10 और 15 का जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये टोटल जो वर्क है वो कितना है। ओके, टोटल वर्क हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि टोटल वर्क कितना है यहाँ पे। तो जब इसका हम लोग एलसीएम करेंगे तो यहाँ तो 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में, यानी यहाँ से जब एलसीएम हम लोगों ने किया तो 5 ये 15 और 2 30, यानी 30 जो है वो टोटल वर्क है। ये जो यहाँ पे आया इसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क। ओके, कुल जो कार्य हुआ है वो 30 है, 30 यूनिट टोटल कार्य हुआ है, 30 इकाई टोटल कार्य हुआ है, जिसमें से 10 घंटा किसने किया, ए ने किया, 15 घंटा बी ने किया। तो 10 घंटा करता है तो ये कितने रेट से करता है, कितनी इसकी क्षमता है,
यानी ये काम को मतलब एक काम को ये एक मिनट में या एक घंटे में कितने क्षमता से करता है। तो हम लोग को क्षमता जब देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल कार्य में जो टोटल यहाँ पे कार्य दे रखा है उसमें जो ये टोटल टाइम ले रहा है उसे भाग करते हैं। यानी 30 में जब हम लोग 10 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 3। यानी इसकी जो क्षमता है वो 3 है, इसकी जो क्षमता है ए की वो 3 है। और वहीं हम लोग अगर बी की क्षमता की बात करें तो बी के जो इसका वर्क आवर है, जितना देर में ये काम करता है उसमें क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क में भाग दे देंगे। तो ये कितना आ रहा है, 15 दूना 30 यानी 2। तो इसका जो क्षमता है वो कितना है, 2 है। और अब हम लोग को निकालना है कि ये दोनों क्षमता जब मिल जाएंगी तो ये कितना देर में टोटल कार्य हो जाएगा। ओके, तो ये तो अलग क्षमता से भर रहा है, ये अलग क्षमता से भर रहा है, लेकिन हम लोग को चाहिए कि दोनों के जब दोनों को हम लोग मिला देंगे तो कितने टाइम में नल भर जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क तो दे रखा है, जो हमारा क्षमता है इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि दोनों को मिल के यहाँ पे जो दोनों नल है वो मिल के इस कार्य को कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। 3 और 2 5 हो जाएगा और 5 से यहाँ पे भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 5 छके 30 यानी 6 घंटा। तो दोनों मेथड है, दोनों से एक ही आंसर आते हैं। ये जो है ये सिर्फ यहाँ पे आपको इजी क्वेश्चन मिल गया तो आपने जल्दी से इस फॉर्मूला के थ्रू कर लिया, लेकिन जो ये कंसेप्ट है ये बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता है, इसलिए ये नीचे वाला कंसेप्ट भी बहुत यूजफुल है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे जो दे रखा है 2.9 इंटू 7.05 इंटू यहाँ पे रूट में दे रखा है 256। तो इसका जब हम लोग इसको रूट में से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ से 16 से 16 खत्म हो गया, इसको हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 7.05 में 2.9 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो 9 से 5 में हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 9 पचे 45, उसके बाद 7 9 63, यहाँ से 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 5, ये 4, यहाँ भी 4, ये 6 4 10 का 0 और यहाँ पे 2। और यहाँ पे चूंकि 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है और यहाँ पे 1 अंक के बाद है, तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना अंक के बाद चला जाएगा, 3 अंक के बाद ये दशमलव चला जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे 20.445, ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कि इसका आंसर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2/3 जो है इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है कि इसका जो सही एक्चुअली में इसका जो यहाँ पे मीनिंग होगा, एक्चुअली में इसका वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को पता करना है कि जो यहाँ पे 2/3 है इसको हम लोग रियल में कैसे लिखते हैं, जो इसका करेक्ट फॉर्म है वो क्या होता है। ऐसे तो हम लोग को पता है कि हम लोग ऐसे भी इसको लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं। यानी ये जो यहाँ पे जो ये दे रखा है 0.6, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये चलता जाएगा, यानी ये इन्फिनाइट तक जाएगा, इसका तो कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर रेकरिंग लगा देते हैं, इसके ऊपर हम लोग रेकरिंग लगा देते हैं, यानी 0.6 के ऊपर रेकरिंग, जो कि इसका सही फॉर्म हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे √225 डिवाइडेड बाई 289 यानी 225/289। तो इसको हम लोग जब रूट से बाहर निकालेंगे तो जो ये 225 होता है इसका रूट क्या होता है, 225 का रूट क्या हो जाता है, ये हो जाता है 15, और 289 का रूट क्या होता है, 17 होता है। ओके, तो ये सब आप सभी को याद होना चाहिए। 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए कम से कम, नहीं तो 1 से 30 या 1 से 35 ऐसे जो कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको याद रखना चाहिए क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो ये जो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो इसका आंसर हो गया 15 डिवाइडेड बाई 17। जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 10⁻6 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻0 इंटू 0। तो जब भी कितना भी बड़ा संख्या दे रखा हो, अगर उसमें हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पूरे जितना भी यहाँ पे वैल्यू दे रखा हो उन सारे का वैल्यू 0 हो जाता है। किसी भी संख्या में जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे 0 इसका आंसर हो जाएगा।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें जो समानांतर श्रेणी है, जो ये समानांतर श्रेणी दे रखी है, यहाँ पे जो सीक्वेंस दे रखा गया है, इसमें से हम लोग को पता करना है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसका अगला जो पद है वो क्या होगा। ये तो हम लोग जो सबसे शुरू में होता है उसको क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। उसके बाद वाले को क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे। जो नेक्स्ट है उसको क्या बोलेंगे, A3। और हम लोग को पता क्या करना है, A4 को पता करना है कि A4 क्या होगा। और हम लोग को ये भी पता है कि इसमें जो ऑर्डर होता है बढ़ने का, उसमें से अगर हम लोग यहाँ पे D को ऐड करते जाते हैं, हर में A1 में D को ऐड करेंगे तो A2 मिलेगा। D क्या होता है, D होता है सर्वानुपात। ओके, सर्वानुपात ये होता है D, जिसको हम लोग ऐड करेंगे अगर A1 में तो हमें A2 मिलेगा, और A2 में ऐड करेंगे तो A3 मिलेगा, A3 में ऐड करेंगे तो A4 मिलेगा, और A4 में ऐड करेंगे तो A5 मिलेगा। ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो हम लोग D कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो सार्वनुपात है, जो डिफरेंस है, वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है D, इसको हम लोग निकालते हैं A2 माइनस A1 से। तो A2 यहाँ पे कितना दे रखा है, A2 है 3 और A1 कितना है 12 है, यानी हमारा जो D है वो आ चुका है -9। D हमारा कितना आ गया, D आ गया -9। तो हम लोग को क्या निकालना है, सिंपली हम लोग को A4 निकालना है। तो A4 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A4 निकालने के लिए A3 में D को ऐड कर देंगे तो हमारा A4 निकल जाएगा। A3 कितना यहाँ पे दे रखा है, A3 है -6, A3 है -6 प्लस D कितना आया -9। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे तो यहाँ से A4 हमारा पता चल जाएगा। -6 और -9 मिलके कितना हो जाएगा, -15। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि A4 का वैल्यू है। तो A4 का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से A4 का वैल्यू आ गया -15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 2 taps कैन फिल अ टैंक इन 10 hours एंड 15 hours। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन बोथ टैप्स आर टर्न्ड ऑन साइमल्टेनियसली। यानी जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो ये कितने देर में जो टंकी है वो भर जाएगा, ये हम लोग को पता करना है। तो एक कितना देर में भर रहा है, 10 घंटे में। इसका सिंपली फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। चूँकि एक साथ मिल के ये दोनों कर रहे हैं तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x जो दे रखा है, यानी जो पहला नल है वो कितने देर में भर रहा है, 10 घंटे में। जो दूसरा है वो कितने में भर रहा है, 15 घंटे में। और दोनों जब मिल के भर रहे हैं, यहाँ पे जो x है 10 घंटे में प्लस y है 15 घंटे में, तो ये कितने देर में भर देंगे, ये भर देंगे 10 इंटू 15। यहाँ पे कितना हो गया, ये 35 हो गया। तो जब हम इसको काटेंगे, जब हम लोग 5 से 35, 5 से 15, ओके। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा हो गया, ओके। यहाँ पे ये हो गया 25। जब इसको हम लोग यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया 5 और 5 से 5 बार में और 5 से 3 बार में। तो यहाँ से जब इसको काट देंगे तो ये 2 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 6 घंटा। 6 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 घंटा में ये दोनों नल मिलके इस टंकी को भर देंगे। अगर ऐसे ही बोला जाए कि एक लड़का किसी काम को 10 घंटे में कर देता है और जो दूसरा लड़का है वो किसी काम को 30 घंटे में करता है, जब दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितने घंटे में वो काम पूरा होगा। यानी जो एक लड़का है जिसका नाम A है वो 10 घंटे में एक काम को करता है। जो दूसरा लड़का है जिसका नाम B है वो उसी काम को कितने में करता है, 30 घंटे में करता है। अगर दोनों एक साथ मिलके उस काम को करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। यानी जब A प्लस B मिलके करेंगे तो जो काम है वो कितना दिन में पूरा होगा, ये हमको पता करना है। तो A प्लस B के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, जब दोनों मिलके काम करते हैं साथ में तो क्या फॉर्मूला होता है, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ओके। तो यहाँ से जो A कितना में कर रहा है, 10 घंटे में, B कितना में कर रहा है, 30 घंटे में, और दोनों मिल के कितना में कर रहे हैं, यहाँ पे 10 प्लस 30, यहाँ पे 10 प्लस 30 कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो 10 से इसको काट दिया हम लोगों ने 4 बार में, यहाँ से ये 2 बार में जाएगा
और यहाँ से 15 बार में, यानी जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 सते 14 और 2 पचे 10, यानी 7.5 घंटा में ये दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे। अगर ऐसे ही बोल दिया जाए कि जब एक जो लड़का है ए, वो किसी काम को कितना देर में करता है, ए जो है वो 10 घंटा में करता है, और ए प्लस बी मिलके किसी काम को 6 घंटे में पूरा कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप सभी से पूछा जाए कि बी कितने देर में इस काम को करेगा। ए कितना में कर लिया, 10 घंटे में, और ए प्लस बी ने मिलके कितने में किया, 6 घंटे में। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो बी है वो अकेले इस काम को कितने घंटे में करेगा। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली करेंगे 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 6। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बी को निकालना है कि बी कितना देर में करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 घंटा तो ये लेता है, और दोनों मिलके कितने घंटे में काम को करते हैं, ये दोनों मिलके करते हैं 6 घंटे में। तो हम लोग को तो सिंपली सिर्फ बी को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जो नीचे हम लोग पहले प्लस करते थे, यानी जब हम लोग को दोनों को साथ में मिलके काम करवाना था तो हम लोग प्लस करते थे। यहाँ पे सिर्फ एक का काम निकालना है, यानी जो 6 घंटे में दोनों मिलके कर दे रहे हैं, यानी दोनों मिलके कर रहे हैं तो कम टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे जब ए अकेले करेगा तो क्या लगेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बी अकेले करेगा तो हम लोग को यहाँ पे सिंपली माइनस कर देना। ये एक फॉर्मूला होता है, जब दोनों मिलके काम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मतलब दोनों मिलके काम कर लिए 6 घंटे में और ए अकेले 10 घंटे में करता है, तो बी को अगर हम लोग को निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स, या x माइनस वाई, ये भी एक फॉर्मूला होता है जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा 10 गुना 6 डिवाइडेड बाई 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4 बचा। इसको हम लोग काट देंगे 2 से, इसको भी 2 से काट दिया, यहाँ से 5 से, यानी जो हमारा बी है वो कितना घंटे में कर लेगा, 15 घंटे में ये अपने काम को पूरा कर लेगा, अकेले अगर करेगा तो। ओके, तो इस टाइप के 3 क्वेश्चंस थे इस प्रैक्टिस सेट में। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक की दर से रुपये 20,000 उधार लिए, तो बताइए 1 साल बाद उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग को स्पेशली निकालना है मिश्रधन क्या होगा, और मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन जो है इसको हम लोग लिखते हैं मिश्रधन इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। ओके, तो मिश्रधन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मूलधन को पी से और ब्याज को आई से, यानी ए इक्वल टू पी प्लस आई। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे दे रखा है कि 20,000 रुपये कोई व्यक्ति जो है वो उधार लेता है किसी से, यानी उसके पास मूलधन कितना है, 20,000 है। जो दर है जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आर इक्वल टू कितना दे रखा है, 12%, यानी 12%। और अगर हम लोग टी की बात करें यानी समय की बात करें, तो यहाँ पे बोला गया है कि 1 साल बाद, यानी जो टाइम है वो कितना का है, 1 साल का, 1 ईयर का यहाँ पे टाइम दिया गया है। ओके, तो हमें मूलधन पता है, यहाँ पे दर पता है और टाइम पता है। तो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, मिश्रधन पूछा जा रहा है कि इसका मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना है, उसके बाद हम लोग के पास मूलधन है, मूलधन में हम लोग को ब्याज को ऐड कर देने पे क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। तो जो ब्याज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का, यहाँ पे ब्याज का जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन को पी से करते हैं सूचित, दर को किसे करते हैं, आर से, और समय को टी से, डिवाइडेड बाई 100, यानी पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, ये क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है। ब्याज को हम लोग किसे रिप्रेजेंट किया, हम लोगों ने किसे किया है, आई से किया है। तो हमारा जो मूलधन है वो कितना दे रखा है, 20,000 रुपये। अगर दर की बात करें तो ये कितना है, 12%, टाइम कितना है, 1 ईयर का, डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा यहाँ पे 12 दूनी 24, यानी 2400 रुपये जो है वो ब्याज हो गया है हमारा 1 साल का। अगर हम लोग को यहाँ से मिश्रधन निकालना है, यहाँ से अमाउंट
निकालना है जो कि हमें चुकाना है ब्याज के सहित, जिसे हम लोगों ने लिया हुआ था, तो वो कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू मैंने बताया कि पी प्लस आई कर देने से ये हमारा जो मिश्रधन है वो निकल जाएगा, यानी मूलधन प्लस ब्याज कर देने से। तो मूलधन तो हम लोगों को मालूम है जो कि है 20,000 प्लस ब्याज कितना है 2400। तो जब इसको हम लोग टोटल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22400, यानी 2000 यहाँ पे 22,400 रुपये जो है वो हम लोग को चुकाना पड़ेगा दूसरे व्यक्ति को जिससे हम लोगों ने 20,000 रुपये उधार लिए हुए थे। ओके, तो ये तो फॉर्मूला से रही। अगर हम लोग इसको कंसेप्ट से देखना चाहें तो हम लोग कैसे देखेंगे, अगर इसको हम लोग कंसेप्ट से देखना चाहें तो यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है जो कि रेट है वो कितना दे रखा है, दर हमारा कितना है 12% दे रखा है। और आप सभी को पता होगा कि जो 12% है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 12/100, यानी 12/100। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये रेट होता है, जो ये दर होता है, वार्षिक दर, ये किस पे हमेशा निकाला जाता है, ये हमेशा फिक्स किया जाता है मूलधन पे। जितनी राशि उधार ली जाती है उसी पे हम लोग रेट को फिक्स करते हैं, उसी पे हम लोग ब्याज के दर को फिक्स करते हैं। तो हमेशा जब यहाँ पे हम लोग रेट लिखते हैं, जब दर लिखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लिखा 12% यानी 12%, तो 12/100 हो गया। तो जो नीचे वाला हमेशा ये जो पार्ट होता है 100, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। और मूलधन को किससे सूचित किया जाता है, पी से। और जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे जो 12 है, इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको मानते हैं इंटरेस्ट यानी ब्याज, जो कि कितने साल का होता है, 1 साल का। तो यहाँ पे जो 100 जो है, जो कि मूलधन हम लोगों ने इसको माना हुआ है, और हम लोग को एक्चुअली में मूलधन कितना दे रखा है 20,000 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 100 रेशियो दे रखा है यहाँ पे 100 रेशियो, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो जो यहाँ पे 20,000 जो कि रुपये है, 20,000 रुपये जो कि हम लोगों ने उधार लिया है, जो कि हमारा मूलधन है, उसके इक्वल कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू कैसे पता चलेगी, 20,000 में जब हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो की वैल्यू हमें पता चलेगी, जो कि कितनी है 200 रुपये है। अगर हम लोग को यहाँ से हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है। हम लोग जब इंटरेस्ट हम लोग को पता हो जाएगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मिश्रधन को आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है 200 रुपये, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1 रेशियो का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, अभी यहाँ से निकालना है 12 रेशियो की वैल्यू। तो 12 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 × 12, जो कि कितना आ गया 12 दूनी 24, यानी 2400 रुपये, जो कि क्या है, ये है इंटरेस्ट यानी ब्याज। हमें स्पेशली यही निकालना था, 12 रेशियो की वैल्यू निकालना था, जो कि आ चुका है 2400 रुपये। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि हमको पता चल गया है ब्याज, तो मिश्रधन इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा मिश्रधन, यहाँ से हम लोग निकाले तो मूलधन तो हमें पता है जो कि है 20,000 रुपये, प्लस में जो हमारा ब्याज आया वो कितना हो गया 2400 रुपये। इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है मिश्रधन। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कंसेप्ट से। आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि बड़ा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको माइंड में सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को माइंड के द्वारा हम लोग इसको बिना कॉपी पेन के यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, अगर अब हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो। अभी जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, x² - 16x + 63 = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें पता करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि x² - 16x + 63 = 0, तो x का वैल्यू कितना होगा। तो इसको हम लोग दूसरे एक मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पे जैसे कि 63 दे रखा है, यहाँ पे हमारा 63 दे रखा है। तो 63 को हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि कितना होता है 7 9 63 होता है, 7 9 63, यानी 7 और 9 ये 2 पार्ट में टूट गया। तो 7 और 9 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी जो ये यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो ये 7 और 9 में इसको तोड़ा हुआ है, ये सही हो गया है।
यानी ये सही है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे 7 और 9 आया हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या है, माइनस है। यहाँ पे बीच वाला में 16x जो दे रखा है, इसके पहले क्या है, माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो ये वैल्यू आएगी x की, जो 7 और 9 है, ये प्लस में आएगी। और यही जो 7 और 9 है, यही x की वैल्यू आने वाली है, x इक्वल टू 7 और 9। ऐसे हम लोग आंसर को जल्दी से इजीली निकाल सकते हैं। जब यहाँ पे माइनस नहीं दे रखा हो तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं ऐसे आंसर्स को। यहाँ पे प्लस दिया हो और यहाँ पे माइनस दिया हो, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो क्या होगी, प्लस में होगी। और x की 2 वैल्यू आई है, जो कि है 7 और 9। और ऐसे ही हम लोग इजीली बहुत ही जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्तक यानी LCM 1134 और महत्तम समअपवर्तक यानी HCF 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 162 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हमें यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इनटू दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF यानी महत्तम समअपवर्तक गुना LCM। तो ये फॉर्मूला होता है, इसके थ्रू ही ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे LCM 1134 है और जो HCF है वो 18 है और एक संख्या कितना है, 162 है। तो दूसरी संख्या हमें निकालना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या कितना दे रखा है, 162। यहाँ पे HCF कितना है, 18 दे रखा है और LCM कितना है, 1134। इसको हम लोग कट कर देंगे और यहाँ से आंसर हमारा निकल जाएगा। इसको 2 से किया 81 बार में, इसको 2 से 9 बार में, इसको 9 से फिर 9 बार में और यहाँ से 9 से इसको हम लोगों ने काट दिया। तो 9 एकम 9, यहाँ से 2 बचा, 9 दूनी 18, फिर 5 बचा, 9 छक 54। यानी दूसरी संख्या इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 126। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, 126 हो गई। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को रुपये 140 में खरीदकर रुपये 168 में बेचा गया, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे हम लोग को लाभ निकालना है और लाभ होता कब है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से। यानी जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पे 168 रुपये में बेचा गया है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य हो गया 168 रुपया। अगर हम लोग क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है CP वो कितना है, 140 रुपये। 140 रुपये में खरीदा गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 140 यहाँ पे क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 168 है, यानी 28 रुपये ज़्यादा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से। तो हम लोग को देखने से लग रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो हम लोग को अभी क्या निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको लाभ को निकाल लेते हैं कि लाभ कितना है। तो 168 में से जब हम लोग 140 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 रुपये, जो कि ये क्या है, ये लाभ है। हम लोग को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इंटू 100। ओके, तो लाभ तो हुआ है 28 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 140 रुपये और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 से 10 यहाँ पे कट गया, 14 दूनी 28 हो गया। तो लाभ का प्रतिशत कितना आ गया, 20%, यानी 20% जो है वो लाभ होता है, यहाँ से हो रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा की लंबाई 1 मीटर हो। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दे रखा है कि हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम ज्ञात करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है कि घन का क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि जो क्यूब होता है घन होता है, तो घन का आयतन क्या होता है,
घन का आयतन ये होता है ए क्यूब, यानी भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होता है, यानी साइड का क्यूब हम लोग कर देंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें, घन का आयतन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लंबाई कितना में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, यानी जो हमारे पास ए है वो कितना है, 1 मीटर है। तो अगर हम लोग निकाले ए क्यूब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, यानी 1 मीटर क्यूब हमारा क्या हो गया, आयतन आ चुका है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। यहाँ पे 10 टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूब को 10 टू पावर 0 भी लिख सकते हैं, 10 टू पावर 0 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग कितना भी बड़ा संख्या हो अगर उसके पावर में 0 लगा देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 होता है। बहुत ही बड़ा कोई संख्या हो अगर उसके पावर में हम लोग 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वैसे अगर हम लोग 10 की पावर है जो हम लोगों ने 0 लगा दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी 1 मीटर क्यूब। अगर वैसे ही हम लोग दूसरे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, यानी जब हम लोग 1 मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम लोग अब इससे सेंटीमीटर से अगर हम लोग निकालें इसका आयतन कि घन का आयतन क्या होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से, चलिए निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे 100 है तो हम लोग 100 को क्या लिखते हैं, 10 का पावर 2। 100 को हम लोग लिखते हैं 10 का पावर 2। अब हम लोग को क्या करना है, इसका आयतन निकालना है, यानी ए क्यूब निकालना है। तो 10 के पावर 2 का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, इसका भी क्यूब करना पड़ेगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 10 टू पावर 6। और ये क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर इसको हम लोग बोलते हैं। तो 10 टू पावर 6 आ गया, यानी जो ये ऑप्शन है ये भी राइट है। अब चलते हैं किलोमीटर की तरफ। तो हम लोग को पता है कि जो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी अगर हम लोग 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, 1/1000 किलोमीटर। ओके, तो अगर हम लोग बात करें कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा तो 1/1000 किलोमीटर 1 मीटर में होगा। चूँकि हम लोग को पता है कि 1000 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ओके, तो अगर हम लोग 1 मीटर निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ से जैसे कि हम लोगों ने निकाल लिया, तो अगर हमको यहाँ से क्या, अगर 1 मीटर को किलोमीटर में करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 पे कितना है, 30 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3। और जब ये ऊपर जाएगा, जब पावर जब नीचे से ऊपर जाता है तो किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, यानी 10 का पावर -3 हो जाएगा। अब हम लोग इसका अगर ये जो हमारा भुजा दे रखा है, यानी ये जो 10 टू पावर -3 है, ये क्या है, ये ए है, यानी भुजा है, जो कि घन का भुजा है। अगर हम लोग इसका आयतन निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ए क्यूब, यानी 10 टू पावर -3 का क्यूब। ओके, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10 टू पावर -9, जो कि दे रखा है किलोमीटर प्रति क्यूब। तो यहाँ पे जो टोटल जो ऑप्शन है हमारा, ऑल इसमें सही हो जाएगा। जो ऑल है, ऑल पे यहाँ पे टिक हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर है, तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण कितना होगा। यहाँ पे मान लिया कि ये एक मीनार हो गया, यहाँ पे ये एक मीनार हो गया। ओके, तो बोला जा रहा है कि मीनार जो है उसकी छाया, मीनार और मीनार की छाया ये दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, यहाँ पे दोनों बराबर दे रखा है। तो देखने के स्थान से मीनार के शिखर तक का कोण होगा, यानी यहाँ जो यहाँ तो मीनार हो गया, यहाँ तक उसका छाया बल रहा है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये यहाँ से देख रहा है ऊपर शिखर तक। ओके, यहाँ से ये देख रहा है, तो वहीं पूछा जा रहा है कि इसका जो एंगल है वो क्या है, ये वाला एंगल यहाँ से पूछा जा रहा है, ये एंगल इसका क्या होगा। तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे कि मान लिया कि ये थीटा है।
तो यहाँ से अगर हम लोग टेन थीटा यहाँ से निकालते हैं, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे थीटा के सामने वाला जो यहाँ पे थीटा के सामने का जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, यानी यहाँ पे हाइट हो गया। और जो ये नीचे वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार। आधार हो गया ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, यानी लंब हो गया। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार। जो टेन थीटा होता है वो होता है लंब बटा आधार। और ये दोनों क्या है, दोनों आपस में बराबर है, जो P है वही B है। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कट जाएंगे और क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। और टेन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। जब थीटा के जगह पे हम लोग 45 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हम लोग क्या रख देंगे, 45 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये रहा ये क्वेश्चन। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है। अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32 हो जाए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो 14 पारी जो उसने खेल रखे हैं उसमें उसने कितना रन बनाया, 30 रन के औसत से उसने रन बनाया है, यानी उसमें उसका औसत रन जो है वो 30 रन है। अगली पारी यानी 14वें पारी के बाद वाली पारी यानी 15वीं पारी जो है उसमें उसने कितने रन बनाए, उसमें पूछा जा रहा है कि उसमें कितना रन वो बनाए कि उसका जो औसत है वो 32 रन हो जाए, यानी बढ़ के 2 बढ़ जाए उसका औसत, कितना रन बनाए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि 14 पारी उसने खेली और उसका एवरेज कितना था, 30 रन, यानी टोटल रन उसका कितना हो गया, 14 गुना 30, यानी 14 गुना 30 यहाँ पे इसका टोटल रन हो गया। जो 15वीं पारी है उसमें वो कितना रन बनाएगा, यानी उसमें हम लोगों ने मान लिया कि x रन उसने बनाया होगा। x रन जब वो बना लिया तो यहाँ पे जो एवरेज है वो बढ़ रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो जो 32 एवरेज हो जा रहा है वो कैसे हो रहा है, जब एक पारी और बढ़ जा रहा है, यानी 14 था और एक और हो गया, यानी 15 पारी। तो 32 इंटू 15, यानी टोटल जो यहाँ पे जो रन हो गया है बढ़ के वो इतना हो गया है। और पहले कितना था, 14 गुना 30, और बाद में कितना हो गया, 32 गुना 15। तो हम लोग को क्या सिंपली निकाल लेना है, x का वैल्यू निकाल लेना है। तो x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। तो 15 दूना 30, यहाँ पे 3 बचा, और 15 तिया 45 और 3 48, 480 माइनस, यहाँ से इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा, और 14 तिया 42, यानी 420। तो 480 में से 420 गया तो कितना बचा, 60, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 60। यानी 15वें पारी में उसने 60 रन बनाए, जिससे कि उसका औसत रन कितना हो गया, 30 से 32 हो गया, 2 रन उसका बढ़ गया। ओके, तो अभी हम लोग चलेंगे जो इसके नेक्स्ट पार्ट जो बच गया है रीजनिंग का, तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग के जो जनरल रीजनिंग होती है, जनरल इंटेलिजेंस, जिसके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये पार्ट 4 है। ओके, तो यहाँ पे जो 46 नंबर क्वेश्चन है, इसको ये किस पैटर्न को फॉलो करता है इसको हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे जैसे कि 2 से 6 हो गया, 6 से 14, 14 से 30, उसके बाद हम लोग को निकालना है कि जो वाट लिखा हुआ है उसके प्लेस पे कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो अगर हम लोग करें यहाँ पे 2 + 4 ऐड करें तो ये कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। यहाँ पे अगर देखें हम लोग इस पैटर्न को, तो 6 से 14 कैसे हुआ, इसमें हम लोगों ने 8 ऐड कर दिया, तो 4 दूनी 8 यहाँ पे, और 2 + 4 6 हो गया, फिर 6 + 8 14 हो गया। और यहाँ से अगर हम लोग पैटर्न बनाए तो 4 दूनी 8 यहाँ पे दिख रहा है, यानी ये जो पीछे वाला है इसका 2 गुना होते चल जा रहा है। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये 30 कैसे हुआ है, इसमें क्या हम लोगों ने ऐड किया, 16 ऐड करने से ये क्या बन गया है, ये 30 बन गया है। यानी अगर हम लोग इससे रिलेट करें तो ये क्या हो रहा है, 8 दूनी 16, यानी इसका 2 गुना अब यहाँ पे हो गया है। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे अब करेंगे, यहाँ पे वॉट के जगह पे क्या आएगा, तो अगर हम लोग करेंगे ये 16 दूनी 32, यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करते हैं तो जाके हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आएगा। तो 32 हम लोगों ने ऐड किया तो वॉट की जगह पे क्या आ गया, 62, जो कि हमारा राइट आंसर है।
तो ऐसे पैटर्न हम लोग इसको बनाते हैं और ऐसे ही हमारा आंसर मिलता है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो है, क्या है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप के ये क्वेश्चंस हैं और उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। और ये क्या है, ये फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डॉटर, जो डॉटर लिखा हुआ है इसको इस तरह से पैटर्न में चेंज कर दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि एप्टीट्यूड, जो एप्टीट्यूड लिखा गया है इसको किस पैटर्न पे अरेंज किया जाना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा कि जो TER है ये लास्ट वाला, इसको उठा के शुरू में रख दिया गया है। यहाँ पे TER शुरू में इसको उठा के रख दिया गया है ये लास्ट वाले को, और जो बाकी बच गया है उसको जैसे तैसे मतलब जैसे जिस अरेंजमेंट में यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही यहाँ पे इसको फॉलो कर दिया गया है। ओके, तो हम लोग यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो लास्ट वाला है UDE, जो लास्ट का 3 है, इसको हम लोग आगे उठा के रख देंगे UD और E, और जो यहाँ पे पीछे जो बच जा रहा है वैसे ही इसको फॉलो करके यहाँ पे उठा के इसको डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या बच रहा है APTIT। ओके, यहाँ से ये हमारा बच गया, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप के जो है मतलब यहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है और यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पुट करना है। तो 5 से 25 हुआ है, ये कैसे हुआ है, 5 में जब हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो रहा है, ये 25 हो जा रहा है। ओके, 5 में जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 25 हो गया। वैसे ही अगर हम लोग 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा यहाँ पे 25 में 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया 125 यानी 125। वैसे अगर हम लोग नेक्स्ट में देखें, इसमें भी अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 में तो ये कितना हो जा रहा है, 625 हो जा रहा है। अगर यहाँ पे 625 में भी अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी कितना हो गया, 3125 यानी 3125। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 से गुना हो रहा है, यानी यही जो पैटर्न है ये फॉलो होता चला जा रहा है इस सीरीज में। तो जो नेक्स्ट वाला होगा इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो 3125 में हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे वैल्यू को निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पे चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से 5 में गुना किया तो कितना हो गया, 25। 2 हाथ में लगा, 5 दूनी 10, 2 12। ओके, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 3 15 यानी 15625 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है जो कि लगातार इसमें फॉलो होता चला आ रहा है। तो ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। जो एक पैटर्न इसमें चलता जाता है तो वही इसमें फॉलो किया जाता है और वो एकदम करेक्ट होता है। जैसे कि इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इसमें भी हम लोगों ने एक पैटर्न को फॉलो किया। 4 यहाँ पे +4 +8 +16 +32, यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रत्येक जो नेक्स्ट वाला नंबर था वो अपने पिछले का 2 गुना होता चला गया। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें सेम ही पैटर्न चल रहा है, इसमें सब में 5 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। वैसे जो हमारा नेक्स्ट अभी क्वेश्चन है, यहाँ पे टेम्पोररी को क्या लिखा गया है, EPRSAYOYM। यहाँ पे एक्सक्यूज को क्या लिखा हुआ है, PGNVXP। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एस्योर को हम लोग क्या लिखेंगे। जो एस्योर यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से इसको मिक्स करेंगे और यहाँ से जो लेटर्स दे रखे हैं, लेटर्स का सीरीज, इसको हम लोग देख के इसमें एस्योर में हम लोग लिखेंगे कि एस्योर का क्या होगा। तो सबसे पहले ए दे रखा है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 जो वर्ड्स होते हैं उनका यहाँ पे लेटर दे दिया रहता है। इसमें जो 2 वर्ड्स होते हैं उनमें एक एक करके लेटर दे दिया होता है और जो तीसरा होता है उसको पूछ लिया जाता है कि क्या होगा। और यहाँ से मिलता कहाँ से है, जो ये लेटर इसमें जो तीसरा वर्ड में आया हुआ है, जैसे कि हम लोग को एस्योर का फाइंड करना है तो इसमें जितने भी लेटर्स हैं इसका ये जो जितने भी दे रखे हैं इसमें से हम लोग को मिल जाएगा। जैसे कि ए, यहाँ पे ए की बात आ रही है तो ए का हम लोग ढूंढ लेंगे कि यहाँ पे ए के लिए कौन सा सुटेबल वर्ड है। तो जैसे कि यहाँ पे ए आ चुका है तो ए का यहाँ पे ए का हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे होगा। ये तो पीछे से 3rd नंबर पे ए है, तो यहाँ भी पीछे से 3rd नंबर पे क्या है, ओ है। यानी ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए के लिए हम लोग लिख देंगे ओ। ओके, ए के लिए हमारा करेक्ट क्या हो गया, ओ हो गया।
वैसे ही दूसरा जो है हमारा एस है, तो एस के लिए हम लोग ढूंढेंगे कि कहाँ पे है। एस के लिए यहाँ पे वर्ड है, ये लास्ट से सेकंड है, तो इसमें भी लास्ट से सेकंड कौन है, एक्स है, यानी एस के लिए क्या हो गया, एक्स हो गया। ये भी एस के लिए क्या होगा, एक्स ही होगा। ओके, दोनों के लिए एक्स ही होगा। अब हम लोग चलते हैं यू पे कि यू का क्या होगा। तो यहाँ पे यू है जो कि लास्ट से 3 नंबर पे है, तो यहाँ भी लास्ट से 3 नंबर पे कौन है, भी है, यानी यू के लिए कौन सा हो गया, यू के लिए हो गया भी। अब हम लोग को देखना है कि आर के लिए कौन सा होगा। तो आर किस में है, आर यहाँ पे है जो कि लास्ट से सेकंड नंबर पे है, तो इसमें लास्ट से सेकंड देखें तो ये वाई है, यानी आर के प्लेस पे क्या आएगा, वाई आएगा। यहाँ पे जो लास्ट बच गया ई, तो ई के लिए क्या होगा, ई जो कि यहाँ पे शुरू में ही आया हुआ है एक्सक्यूज में, तो ई के लिए क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ई का क्या हो गया, पी हो गया। यानी अब हमारा जो वर्ड है वो अरेंज हो सकता है, जो कि क्या है, ओ हो गया, उसके बाद एक्स हो गया, उसके बाद भी वाई पी, भी वाई और पी, यानी ओ एक्स भी वाई पी, ये कोड हो गया हमारा एश्योर का। ओके, तो ऐसे इसको हम लोग ढूंढते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शेर जो है वो मांद में रहता है, तो पूछा जा रहा है इसमें क्या दिखाना है, इसमें सिंपली इसमें हम लोग को रिलेशन दर्शाना रहता है कि इसमें किसका किससे रिलेशन है और इसमें क्या हम लोग वर्ड लगाएं कि जिससे सिमिलर मीनिंग निकले और सिमिलरिटी इसमें दिखे। ओके, इसमें हम लोग को सिर्फ इसमें संबंध दर्शाना होता है कि इसमें क्या क्या संबंध है। जैसे कि शेर कहाँ रहता है, मांद में रहता है, तो पूछा जा रहा है कि खरगोश कहाँ रहता है, तो खरगोश कहाँ रहेगा, खरगोश रहता है बिल में। जैसे शेर मांद में रहता है वैसे ही खरगोश बिल में रहता है, तो यहाँ पे व्हाट के जगह पे क्या हो जाएगा, बिल। ओके, यहाँ पे होल में खरगोश रहता है यानी बिल में रहता है। तो ये हम लोगों ने आज पूरे टोटल जितने भी 50 प्रैक्टिस सेट से आर्मी, जीडी एंड ट्रेड्समैन के हम लोगों ने कंप्लीट किए, और ये पूरे जितने भी सेट हैं, ये जो मैंने 50 क्वेश्चंस आप सभी को करवाए, ये सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चंस हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर पे ही आधारित हैं। अगर आपका एग्जाम होता है तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है, हमेशा प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो न्यू होते हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, और ये जो सेट था ये प्रीवियस ईयर का ही था, तो ये कुछ ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं, ज़्यादा उतने हार्ड भी नहीं है। आप लोग को सिर्फ फोकस करना है और अच्छे से पढ़ना है, हार्ड वर्क करना है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।